गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जो होती है उसमें मेन 3 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट आपका है सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो सपोज कर ले ये सेल है, तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है कि मेम्ब्रेन है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और इसको ही सराउंड करती है। और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड और प्रोटीन ही मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है एंडोसाइटोसिस और सेकंड फंक्शन है एक्सोसाइटोसिस। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब कोई सेल कोई फूड मटेरियल या कोई सब्सटेंस इनटेक करती है तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने अमीबा का दिखाया गया है कि अमीबा फूड इनटेक कर रहा है, ये अमीबा है और ये जो है फूड इनटेक कर रहा है। तो अमीबा के फूड इनटेक को, अमीबा एक सेल होती है या यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, तो जब ये फूड इनटेक करता है तो इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। तो एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑब्लिक वेस्ट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो मतलब जब अमीबा डाइजेशन के बाद जब वेस्ट को बाहर निकालता है तो उस फिनोमेना को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन का तीसरा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब मेम्ब्रेन जो होती है कुछ ही सब्सटेंस को सेल्स के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसीलिए मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देयरफॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। अब हमें चौथा फंक्शन देखना है। इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को मेंटेन करती है मेम्ब्रेन। और फिफ्थ फंक्शन है इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट। मतलब जो मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है उस सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही उसको बाहर निकलने से रोकती है। ये लीकिंग आउट का मतलब बाहर लीक करना। और सिक्स आपका है इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया वायरसेस। मेम्ब्रेन जो होती है सेल को बैक्टीरिया वायरस से बचाती है और साथ में कोई बॉडी में बाहर से आने वाली प्रोटीन से कोई टॉक्सिक प्रोटीन है उससे प्रोटेक्ट करती है। मेम्ब्रेन का नेक्स्ट फंक्शन है, या आपका 7th फंक्शन बताया गया है मेम्ब्रेन गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब मेम्ब्रेन जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। मॉडिफाइड मतलब रूपांतरित हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल आपको बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल। इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है आप देख लें, जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन की पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप की इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम म्यूकोसा बोलते हैं। तो म्यूकोसा की ये सेल्स हैं। तो सेल इन्हीं सेल्स में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो माइक्रोविलाई जब इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है तो जब न्यूट्रिएंट जो है, जो आपका फूड है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो उसके एब्जॉर्प्शन में ये माइक्रोविलाई हेल्प करती है। ये 8वां फंक्शन, 8th फंक्शन आप देख ले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मेम्ब्रेन का कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है उसे आप ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कह सकते हो। तो 2 तरह से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले हमें समझना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी या एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब आयंस या मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूव करते हैं एनर्जी का एक्सपेंस करके, इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसे हम एक डायग्राम द्वारा
आपको समझाने जा रहा है। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने है। तो यहाँ पे ये सॉइल सरफेस आपको दिख रही है और ऊपर जो है ये स्टेम जो मिट्टी के ऊपर होता है, प्लांट बॉडी में स्टेम होता है, और नीचे सॉइल में है ये रूट है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि स्टेम और रूट के बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो होती है वन सेल थिक लेयर होती है। एपिडर्मिस प्लांट बॉडी में वन सेल थिक लेयर होती है। अब आप देख रहे हो कि मिट्टी के अंदर ही एक एपिडर्मल सेल इनलार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है, और इसने बना लिया रूट हेयर बना लिया। तो रूट हेयर क्या है? ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से बनती है। इसमें अपना साइटोप्लाज्म वगैरह भी है। तो होता क्या है कि प्लांट बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि K+ आयन ऑलरेडी इसके अंदर है। K+ आयन का मतलब पोटेशियम आयन ऑलरेडी है। तो अगर जो K+ आयन अगर सॉइल में थोड़े कम भी है, मतलब एक या दो K+ आयन है, और ऑलरेडी जो है इसके रूट हेयर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। तो होता क्या है कि रूट हेयर की टेंडेंसी होती है अगर अंदर बहुत ज़्यादा भी K+ आयन है तो भी ये एनर्जी एक्सपेंड करके या खर्चा करके एक K+ आयन को सॉइल से इनटेक कर देती है। लेकिन इस तरह के मूवमेंट में मतलब लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूवमेंट K+ आयन का हो रहा है, लेकिन इस मूवमेंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एटीपी को यूज किया जा रहा है, एटीपी वाला एनर्जी यूज हो रही है। तो एटीपी जब यूज होता है तो ये टूट जाता है एडीपी और आईपी में। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एटीपी का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एटीपी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज एनर्जी करेंसी एंड एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको समझना है, जो कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मूवमेंट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझा, और दूसरे पार्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें इस ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी लॉस नहीं होता है या एनर्जी का एक्सपेंस नहीं होता है। तो इसमें आप डेफिनेशन देख लें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की किसी भी स्टेट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन from the area of their higher concentration to the area of their lower concentration across the membrane without using energy is called diffusion। मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन एरिया से उनके लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूवमेंट होता है, और इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के एग्जाम्पल समझने के लिए आपको डायग्राम द्वारा दिखाने जाना है। एग्जाम्पल ऑफ CO2 एंड O2, मतलब डिफ्यूजन में आपको वो CO2 और O2 का एग्जाम्पल बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एक सेल बनी हुई है और सेल में ये ग्लूकोज का टूटना दिखाया गया है। तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल में टूटता है। तो ग्लूकोज किसमें टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, और H2 में टूट रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज ब्रेकडाउन को रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बॉडी की सभी सेल्स में होता है, चाहे वो एक सेल का ऑर्गेनिज्म हो और चाहे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो, सभी सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो आप देख रहे हैं लगातार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज टूट रहा होता है, CO2 बनती रहती है। तो जब लगातार CO2 एक्यूमुलेट हो रही है सेल के अंदर, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ज़्यादा CO2 सेल के अंदर हो जाएगी तो ये CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल से बाहर आती रहेगी। बाहर मीडियम में कम CO2 है और सेल के अंदर चूंकि लगातार प्रोड्यूस हो रही है इसलिए ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर CO2 मूव कर रही है। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो ऑक्सीजन का लेवल सेल में कम हो रहा है, और किसी भी सेल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? बाहर से मिलेगी, मतलब अपने मीडियम से मिलेगी। तो जब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो एटमॉस्फेयर से या अपने मीडियम से ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल में आती रहती है। इस तरह से आपको CO2 का भी डिफ्यूजन दिखा दिया गया और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन दिखा दिया गया, क्योंकि मीडियम में ऑक्सीजन ज़्यादा है। देखिए डिफ्यूजन का यहाँ पे कुछ फंक्शंस आपको बताए गए हैं। एक तो ये आपको गैसेस सेक्शन के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे ये बताया गया कि जो गैस का डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में फास्टर होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज फास्टर देन सॉलिड एंड लिक्विड।
डिफ्यूजन हेल्प्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करता है डिफ्यूजन। और साथ ही सेल और उसके सराउंडिंग के बीच में भी जो एक्सचेंज होता है, ये सराउंडिंग है ये सेल, यहाँ पे जो गैस की अदला बदली हो रही है इसमें भी डिफ्यूजन हेल्प कर रहा है। और फिर तीसरा है कि डिफ्यूजन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से कोई सेल न्यूट्रिएंट ले रही है तो उसमें भी डिफ्यूजन ही हेल्प करता है। अब हमें समझना है ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ऑस्मोसिस केवल वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये फिनोमेना है। तो डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट उनके हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा हो तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस दो तरह की होती है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। जैसे कि हम रेजिन को या किशमिश को पानी में रख देते हैं और कुछ घंटों के पश्चात रेजिन फूल जाती है, तो ये क्या हो गया कि रेजिन ने पानी गेन कर लिया, तो ये हो गई एंड ऑस्मोसिस। लेकिन जब हम अंगूर को जो है चीनी के गाढ़े घोल में डाल देंगे तो कुछ समय पश्चात अंगूर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और अंगूर सिकुड़ जाता है या श्रिंक हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, श्रिंकेज ऑफ ग्रेप बाय कीपिंग इन कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। चीनी के गाढ़े घोल में डालेंगे तो अंगूर सिकुड़ जाता है, ये हो गया एक्सोस्मोसिस। और किशमिश का फूलना हो गया एंडोस्मोसिस। अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, मतलब वाटर में डिसॉल्व सब्सटेंसेस के अमाउंट पर ऑस्मोसिस जो वेरिएट करती है, मतलब कम ज़्यादा ऑस्मोसिस हो सकती है। कौन सा कितने अमाउंट में कोई भी सल्यूट डिसॉल्व सोल्यूशन में, उस पर डिपेंड करता है ऑस्मोसिस का रेट। अब फंक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट सेल ऑस्मोसिस के हेल्प से ही जो है वाटर इनटेक करते हैं। और दूसरा जो रूट हेयर सेल है होती है, जो से अभी आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दिखाया गया था कि रूट हेयर सेल भी जो है वो सॉइल से वाटर ऑस्मोसिस के हेल्प से लेती हैं। अभी डायग्राम के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें ये स्टेम दिखाया गया है, ये नीचे रूट है, ये आपकी सॉइल सरफेस है और सॉइल सरफेस के नीचे ये एस लेटर से जो पार्टिकल दिखाए गए हैं ये सब सॉइल पार्टिकल है, और जो डब्ल्यू से दिखाया गया वो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर जो रूट हेयर आप देख रहे हो, रूट हेयर में रूट हेयर का साइटोप्लाज्म रहेगा और साइटोप्लाज्म में तो वाटर भी रहेगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू हेयर में जो आपको डब्ल्यू लेटर दिखाया गया है या डब्ल्यू लेटर से जो पार्टिकल दिखाए जा रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो और बाहर भी आपको डब्ल्यू से दिखाया गया लेटर, तो वो भी वाटर मॉलिक्यूल है और जो कि सॉइल पार्टिकल के बीच में है। लेकिन amount of water molecule is more in the soil particle as compared to the root hair cytoplasm। तो definition जो osmosis की है कि movement of water molecule from the area of their higher concentration to the area of their lower concentration। higher concentration कहाँ पे है? soil में। lower concentration का water molecule की root hair में। तो इस तरह से जो higher से lower जो movement हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। और ऑस्मोसिस के हेल्प से ही रूट हेयर सॉइल से वाटर इनटेक करता है। अब हमें मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक और फिनोमेना समझना है और इस फिनोमेना का नाम है टोनिसिटी। तो टोनिसिटी क्या होता है? इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन को टोनिसिटी कहते हैं। तो टोनिसिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन तीन तरह का होता है, टोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब हमें तीनों तरह के सॉल्यूशन को डायग्राम के बेसिस पे आपको समझना है। तो पहले आपको समझना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन ये है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज higher water concentration as compared to inside the cell is called hypotonic solution।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेल के जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू द सेल के कंपेरिजन में बाहर के मीडियम में वाटर ज़्यादा है, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। और इस तरह के सोल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे W लेटर जो है वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और S लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, S फॉर सॉल्यूट और W फॉर वाटर। और कोई भी सोल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो वाटर सॉल्वेंट है, यहाँ पे जो सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जिसमें आपको एक आध जगह S दिख रहा है, मतलब कुछ सॉल्यूट इसमें पड़े हैं लेकिन वाटर ज़्यादा है इसलिए ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो आप देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर से रेजिन से, ये रेजिन है और रेजिन से बाहर आ रहे हैं, तो एक आ रहा है आपको दिख रहा है और एंट्री इधर भी W जा रहा है, यहाँ भी W जा रहा है, यहाँ भी W जा रहा है। तो इसका मतलब होगा एंट्री ज़्यादा हो रही है और एग्जिट कम हो रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली चूंकि एंट्री वाटर मॉलिक्यूल की ज़्यादा हुई तो उसकी वजह से रेजिन जो है फूल गई, यहाँ पर लिखा हुआ स्वेल्ड रेजिन, तो यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस हो गई। तो अगर रेजिन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेजिन फूल जाएगी। तो इस तरह से आपको ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपको समझना है तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और मतलब इसका मतलब होगा कि जिस मीडियम में सेल रखी हुई है उस मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन सेल की कंपैरिजन में कम है, मतलब बाहर पानी कम है कंपैरेटिवली इनसाइड द सेल, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन के एग्जांपल में आप कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन या कंसंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि बाहर जो है W भी है और W मतलब वाटर और S फॉर सॉल्यूट, तो यहाँ पे जो है ये सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अंगूर की कंपैरिजन में बाहर पानी कम है, तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल की एग्जिट ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू द एंट्री। एंट्री आप देख रहे हो एंट्री बहुत कम है, ये मान लो एक मॉलिक्यूल का एंट्री का दिखाया गया, एग्जिट कई हो रही है, यहाँ पे भी एंट्री दिखाया गया और एग्जिट मतलब जो कई जगह से हो रही है। तो यहाँ पे एग्जिट ज्यादा है, सेल से एग्जिट ज्यादा है और एंट्री कम है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एग्जिट जब वाटर ज्यादा निकल आएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, तो इस फिनोमेना को एक्सोस्मोसिस कहते हैं। उसकी वजह से जो ग्रेप फूला हुआ था वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, और तो इस तरह से यहाँ पे एक्सोस्मोसिस दिखाई गई है और प्लस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को दिखाया गया है। अब हमें समझना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगा कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज सेम वाटर कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल, जैसे ये सेल है और सेल के चारों जो मीडियम है दोनों में वाटर कंसंट्रेशन सेम है, मतलब जितने वाटर मॉलिक्यूल यूनिट एरिया के हिसाब से इनसाइड द सेल है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर है, मेरी इसका मतलब मीडियम में है। तो होगा क्या, इसकी वजह से जितने मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल अंदर से बाहर निकलेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट नहीं होगा, और नेट मूवमेंट ना होने की वजह से सेल की शेप और साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो है ना तो सेल स्वेल करती है ना ही सेल श्रिंक करती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट नहीं होता है। अब हमें प्लाज्मोलिसिस समझना है इसमें। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो प्लांट सेल से वाटर जो है वो बाहर आने लगता है मीडियम में, तो मतलब सॉल्यूशन में आने लगता है। हाइपरटोनिक आपको पता है
कि जो है वाटर कंटेंट जो है सेल की टेम्परेचर में कम हो, मतलब सेल में पानी ज़्यादा हो और मीडियम में पानी कम हो और सल्यूट ज़्यादा हो। सल्यूट वो शुगर भी हो सकता है, वो साल्ट भी हो सकता है। तो जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो उस प्लांट सेल से पानी बाहर आने लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि पूरा प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो कंटेंट होता है, जो मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और आप देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म पूरा सेंटर में आ गया है और मेम्ब्रेन ने सेल वॉल छोड़ दिया है। ये सेल वॉल है, सेल वॉल को छोड़कर मेम्ब्रेन जो है पूरी सेंटर में पहुंच गई है, क्योंकि सेल से वाटर लूज हो चुका है, यानी सेल से बाहर पानी मीडियम में आ गया है। इसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब हमें जो सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका दूसरा पार्ट जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सेल। एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो सेल के अंदर होती है और ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और उन मेम्ब्रेन्स के बीच में पोर्स होते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लें इस तरह से, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कोई रूम है तो वो सेल हो गया और सेल के अंदर एक बड़ी सी बॉल पड़ी है, हॉलो बॉल, तो उस हॉलो बॉल को हम न्यूक्लियस मान सकते हैं। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो एग्जैक्टली डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। पिछले वीडियो में आपको जब अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल बताया गया था तो उसमें न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था और में पोर्स भी दिखाए गए थे। अभी हम स्ट्रक्चर पूरी डिटेल डायग्राम बना के समझाएंगे आपको। फिलहाल इसमें देखिए डिस्कवरी है। पहले न्यूक्लियस को गवर्नर ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गवर्नर ऑफ द सेल बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूल का बनना और मॉलिक्यूल का टूटना, ये पूरा दोनों प्रोसेस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म में दो इवेंट होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनाबॉलिज्म में दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो दोनों मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट डबल लेयर कवरिंग हैविंग न्यूक्लियर पोर। ये आउटर मोस्ट डबल लेयर कवरिंग होती है जिसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं और विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, जैसे सपोज कर लीजिए सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये मेम्ब्रेन हो गई, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो इनमें जो पोर्स होते हैं तो इन पोर्स की हेल्प से ही एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और दूसरा बी पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में जो थर्ड पार्ट है या सी पार्ट है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होती है यह भी एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है और इस स्फेरिकल बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्या लिखा हुआ है, इट इज अ स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इट फॉर्म्स राइबोसोम। मतलब जो स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस है वो आरएनए प्रोटीन की बनी होती है और ये राइबोसोम बनाती है, इसीलिए देयरफॉर न्यूक्लियोलस इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसीलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। मतलब राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है। अब इसका डी पार्ट है, यानी फोर्थ पार्ट है क्रोमैटिन रेटिकुलम। तो क्रोमैटिन रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स का या थ्रेड्स का नेटवर्क होता है जिससे क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। और ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। फिर है क्रोमोसोम। क्या होता है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द सुपर कॉइलिंग ऑफ द क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड की सुपर कॉइलिंग से रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग।
क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशंस होती हैं, ये उन इंफॉर्मेशंस को आप जीन भी कह सकते हो, जो कि कैरेक्टर्स के पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए डीएनए के बारे में बात हो रही है, तो डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल। डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और सेल के फॉर्मेशन के लिए और साथ में किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारा कुछ डीएनए के पास होता है। डेफिनेशन ये लिखी है, डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे आपको पहले बताया गया था कि क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास मतलब प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, सेल बनाने के लिए, और साथ में सेल कैसे असेंबल्ड होगी, कोई ऑर्गेनिज्म असेंबल्ड होकर कैसे ऑर्गेनिज्म बनाएगी, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होता है। फिर हम जीन की बात करेंगे, तो डीएनए के सेगमेंट को ही जीन कहते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से प्रोटीन बनेगी। यहाँ पे जो डायग्राम है वो न्यूक्लियस का डायग्राम है, तो इसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे, तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। कितनी मेम्ब्रेन है आपको दिख रहे हैं, एक मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर एक एरिया साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियर कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बीच में केमिकल कम्युनिकेशन बना रहता है। मतलब न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल न्यूक्लियस में आ सकता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी को न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस किसका बना होता है, ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, और इसीलिए ये राइबोसोम फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस इज आल्सो कॉल्ड एज राइबोसोमल फैक्ट्री। अब हम आएंगे इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस पूरे फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर बात करेंगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क दिख रहा है फाइबर्स का, तो ये जो नेटवर्क है दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन रेटिकुलम, और ये जो रेटिकुलम है वो फाइबर से बना हुआ है या थ्रेड से बना हुआ है, तो उन थ्रेड्स को क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। और क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस की पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब न्यूक्लियस के बाहर जो है, मेम्ब्रेन के बाहर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है फ्लैटेंड, और इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गई, इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन थ्रेड्स और क्रोमोसोम में क्या रिलेशन है। रिलेशन ऑफ क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन थ्रेड एंड क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आप एक न्यूक्लियस देख रहे हो, दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन रेटिकुलम आपको दिख रहा है। तो ये उस समय का न्यूक्लियस है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है तो न्यूक्लियस में जो रेटिकुलम होता है वो सारे रेटिकुलम में सारे फाइबर अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे फाइबर अलग अलग है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, ठीक है। अब इस थ्रेड में से एक थ्रेड हमने बाहर निकाल के दिखाया है, तो ये दिखाया क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो किसका बना हुआ है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, उनके बीच में धागे हैं वो है डीएनए है। अब इस क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम कैसे बन रहा है, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड की जो सुपर कॉइलिंग होती है, मतलब कोई धागा जो है वो अपने ऊपर ही लिपटकर काफी मोटा और रॉड के आकार की स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उस रॉड के आकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ये हो गया क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। जब सेल डिवीजन आगे प्रोसीड होता है तो वही क्रोमोसोम
फटा हुआ दिखाई पड़ता है या स्प्लिटेड दिखाई पड़ता है, और हर क्रोमोसोम में 2 थ्रेड दिखाई पड़ते हैं। इसी क्रोमोसोम जब डिवीजन आगे प्रोसीड होता है, सेल डिवीजन, तो ये क्रोमोसोम स्प्लिटेड दिखाई पड़ता है। तो दोनों थ्रेड्स को हम बोलेंगे क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्रोमैटिड्स कह रहे हैं, मतलब एक क्रोमोसोम में नॉर्मली 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, और दोनों क्रोमैटिड्स जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। देखिए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखना है हमें। तो इसमें पहला फंक्शन है न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल रिप्रोडक्शन। मतलब जब कोई सेल डिवाइड कर रही है, मतलब सेल डिवीजन को ही सेल रिप्रोडक्शन कह सकते हो। तो सेल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का मेन रोल होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस तरह से एक सेल से 2 सेल बनती है। दूसरा है न्यूक्लियस रेगुलेट्स स्ट्रक्चर एंड मैच्योरिटी ऑफ सेल बाय रेगुलेटिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ द सेल। तो सेल की बायोकेमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करके सेल की स्ट्रक्चर और सेल की मैच्योरिटी को रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। और तीसरा है इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज गवर्नर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है सेल की सारी बायोकेमिकल प्रोसेस को या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसीलिए सेल को गवर्नर ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो तीसरा पार्ट था, जो 3 पार्ट आपको बताए गए थे शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुआ था। तो पहला पार्ट था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट न्यूक्लियस जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। तो जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है और इसके अंदर जो फ्लूइड है इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन। फ्लूइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इट कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। मतलब जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल होते हैं, हर सेल ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के लिए। ठीक है, हमें देखना फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। एक सेल ऑर्गेनेल से मटेरियल दूसरे सेल ऑर्गेनेल में जाता है, तो साइटोप्लाज्म मीडियम प्रोवाइड करता है एक सेल से दूसरे ऑर्गेनेल में, एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब दूसरा, इट इज द स्टोर हाउस फॉर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल है। और इट इज द साइट फॉर द सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे। कुछ निश्चित मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये साइट प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइकोलिसिस। जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में 2 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और टिल देन गुड बाय।